Hello everyone, myself Shailesh Rane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will start chapter number 5, Introduction to M-Commerce, part 4. Student, last lecture we learned location based service as well as L-Commerce. In that topic we learned about GPS system, how GPS system is working, as well as we learn application base of location services. Example of location based application. Right now in this lecture we are going to learn security issues in e-commerce and m-commerce. So let's start. Security issues in e-commerce and m-commerce. Internet is a public network system that consists of thousands of private computer network connected together. जो हम लोग का इंटरनेट है वो पब्लिक नेटवर्क सिस्टम है उस जिसमें थाउजेंड ऑफ प्राइवेट कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं. तो दिस प्राइवेट कंप्यूटर नेटवर्क आर एक्सपोज टू पोटेंशियल थ्रेड्स फ्रॉम एनीवेयर ऑन द पब्लिक नेटवर्क. तो इसमें ये चांसेस है कि हम लोग के कंप्यूटर में से कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ थ्रेड्स जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये कहीं पे स्प्रेड हो सकती है या कहीं पे भी पहुंच सकती है पब्लिक नेटवर्क में. राइट. तो इंटरनेट प्रोवाइड अ गुड अपॉर्चुनिटी टू द बिजनेस बट अलोंग विद द कन्वीनियंस ऑल्सो कम न्यू रिस्क. तो इंटरनेट हमें कुछ अच्छे बिजनेस प्रोवाइड करता है. Internet provide a good opportunity to the businesses but along with the convenience also come new risk. तो इंटरनेट के थ्रू हम लोग बिजनेस कर सकते हैं, हमें वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है बट उसमें थोड़ी बहुत रिस्क है. तो वो क्या है और उसमें किस तरीके से हम लोग को अवेयर रहना है, जानकारी होनी चाहिए, ये हम लोग देखेंगे. तो द वैल्यूएबल डेटा और इंफॉर्मेशन दैट ट्रेवल्स ऑन द इंटरनेट में भी मिसयूज. जो इंटरनेट के थ्रू डेटा पास हो रहा है उसका मिसयूज होने के चांसेस होते हैं. स्टोलन, करप्टेड और लॉस. कोई वो डेटा चोरी कर सकता है, करप्ट हो सकता है या लॉस भी हो सकता है. तो फॉर एग्जांपल, व्हाइल मेकिंग ऑनलाइन परचेज ऑन द ई कॉमर्स वेबसाइट, कस्टमर नीड टू प्रोवाइड अ क्रेडिट कार्ड नंबर एंड द पर्सनल डिटेल. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है स्टूडेंट कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो उस वक्त आप क्रेडिट कार्ड नंबर वहाँ पे डालते हो, आपकी पर्सनल डिटेल वहाँ पे डालते हो. राइट. तो दिस इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड टू द मर्चेंट सर्वर. और ये जो इंफॉर्मेशन है ये मर्चेंट के पास जाती है, मर्चेंट के सर्वर पे ट्रांसमिट होती है. तो उस वक्त अगर द मर्चेंट सर्वर सेंड्स इट टू द इशूइंग बैंक फॉर ऑथराइजेशन थ्रू पेमेंट गेटवे. मर्चेंट सर्वर क्या करता है, तो जो इंफॉर्मेशन क्रेडिट कार्ड की उसको मिली है वो आप उसके बैंक को, इशूइंग बैंक जो है वहाँ पे सेंड करता है अथॉरिटी के लिए पेमेंट होने के लिए. राइट. तो ऑल दिस ट्रांसमिशंस ऑकर्स ऑन द पब्लिक नेटवर्क. और ये जितना भी ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम कस्टमर टू मर्चेंट यूजिंग इशूइंग बैंक, तो ये पब्लिक नेटवर्क के थ्रू हो रहा है. तो दैट इज इंटरनेट, उसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं. तो एंड unauthorized user may read credit card number during the transmission and misuse it later on. तो ऐसे यूजर हैं जो उसको ऑथोरिटी नहीं होने के बाद भी हम लोग का क्रेडिट कार्ड नंबर रीड कर सकते हैं और इसका मिसयूज कर सकते हैं. तो ऑल्सो देयर आर पॉसिबिलिटीज दैट ऑर्डर इंफॉर्मेशन माइट बी चेंज इन बिटवीन. और ऐसे भी चांसेस हैं कि हम लोग ने ऑर्डर दिया है 5 क्वांटिटी का, वो उसको 100 कर देगा. तो ये चांसेस है, पॉसिबिलिटी है. तो इफ द कस्टमर हैज ऑर्डर 10 आइटम एंड समहाउ द मर्चेंट रिसीवर्स ऑर्डर ऑफ 100 आइटम. कस्टमर ने तो 10 आइटम की ऑर्डर दी थी पर मर्चेंट को जब रिसीव हुआ तो उसमें 100 हो गए. तो ही वुड आस्क अस टू पे फॉर 100 आइटम. तो मर्चेंट ऑब्वियसली बोलेगा कि 100 आइटम का आप पेमेंट करो. तो एंड इंट्रूडर कैन स्टील और टेम्पर इंफॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड वाइड सिटिंग ऑन हिज कंप्यूटर. तो जो इंट्रूडर है वो अपनी इंफॉर्मेशन चोरी करके
या टैंपर करके उसमें डेटा चेंज करके वो अपने इंफॉर्मेशन को misuse कर सकता है. So he can create new program and run them on remote computer, causing it to malfunction or break down in worst case while hiding his identity. तो स्टूडेंट ये चीज़ें आपने भी देखे कि मोस्ट ऑफ hackers are hacking the website and they can steal our money also, personal information also, right? So for that, what precaution we have to take? So e-commerce and commerce sites have to keep their online data such as customer personal detail, their bank detail and many more safe. तो ई कॉमर्स एम कॉमर्स जो साइट है ये हम लोग का जो भी पर्सनल डिटेल है, बैंक डिटेल है, वो कैसे सेफ रखते हैं, मतलब सेफ्टी कैसे है इसमें. तो दे हैव टू बी अवेयर ऑफ all the frauds that are taking place nowadays. तो ई कॉमर्स एम कॉमर्स की जो भी एप्लीकेशन है, जो भी वेबसाइट्स है, ये सब चीज़ों के बारे में अवेयर है. तो ये फ्रॉड नहीं होना चाहिए, इसके लिए वो क्या प्रिकॉशन ले रहे हैं. तो एज ई कॉमर्स डील विथ पेमेंट सच एज ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन यूजिंग डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड मैनी अदर. तो ई कॉमर्स के थ्रू हम लोग जो पेमेंट करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करते हैं बाय यूजिंग डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड और मैनी अदर, जैसे कि गूगल पे ऐप हो गए, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गए, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम लोग पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं. तो द ई कॉमर्स एम कॉमर्स वेबसाइट हैव मैनी मोर सिक्योरिटी इश्यूज. तो उसमें सिक्योरिटी इश्यूज भी है. दे आर एट मोर रिस्क बीइंग टारगेटेड दैन अदर नॉर्मल वेबसाइट. तो ज़्यादा से ज़्यादा जो टारगेट किया जाता है वेबसाइट में, उसमें ई कॉमर्स और एम कॉमर्स के वेबसाइट को टारगेट किया जाता है. तो दस इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिक्योर द डेटा ऑन इंटरनेट. तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका डेटा इंटरनेट पे सिक्योर होना चाहिए. द ई कॉमर्स एम कॉमर्स सिक्योरिटी मस्ट मीट 4 important aspect as mentioned below. तो जो ई कॉमर्स और एम कॉमर्स कौन जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, उसमें 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो हम लोग अभी देखेंगे डिटेल में. तो उसमें सबसे पहले जो है वो है कॉन्फिडेंशियलिटी. नाउ व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी? तो इट रेफर्स टू द secrecy of the information so that unauthorized user cannot read it. अगर हम लोग इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो अनऑथोराइज यूजर है, जिसको अथॉरिटी नहीं है, वो ये इंफॉर्मेशन रीड नहीं कर सकता. इट इज अचीव बाय यूजिंग क्रिप्टोग्राफी इन विच ऑल द मैसेजेस ट्रांसमिटेड आर एनक्रिप्टेड एंड ओनली द रिसीवर कैन रीड इट आफ्टर डिक्रिप्टिंग द मैसेज यूजिंग एप्रोप्रिएट की. स्टूडेंट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. मान लो कि आप व्हाट्सएप ऐप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप के थ्रू आप एक दूसरे को मैसेज भेजते हो, बट जब ये मैसेज ट्रांसमिट होता है तो आपने देखा होगा कि काफी टाइम व्हाट्सएप में आता है ऊपर योर मैसेज इज एनक्रिप्टेड. इट मीन्स व्हाट, कि व्हाटएवर मैसेज यू रिटर्न फर्स्ट इट विल एनक्रिप्ट and once it's receiver to the receiver, at that time the message is decrypt again and he getting that message. So when it transmit from the internet, the other user, unauthorized user, never see what is that exactly message, so he not able to steal that information. Right student, समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे मैसेज जो सेंडर से रिसीवर के पास जा रहे हैं तो उसको टोटली इनक्रिप्ट किया जाता है. जो भी हम लोग ई कॉमर्स या एम कॉमर्स से जब भी पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो जो भी हमारी डिटेल है उसको एनक्रिप्ट किया जाता है, और जब भी वो सर्वर के पास पहुंचती है यानी मर्चेंट के पास पहुंचती है या इशूइंग बैंक के पास जाती है, तब अगेन उसको डिक्रिप्ट किया जाता है. तो दिस प्रोटेक्ट्स द डेटा फ्रॉम private attacks and ensure that the message is not revealed or leaked to anyone as it travel to the destination. और ये हमें एश्योरिटी देते हैं कि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है इस पे टोटल प्रोटेक्शन और प्राइवेट अटैक होने से ये बचाता है, और ये एज वेल एज हमारी जो इंफॉर्मेशन है ये रिवील नहीं होगी, लीक नहीं होगी, या कोई भी इसको जब ये ट्रेवल्स हो रही है सोर्स से डेस्टिनेशन पे तो इसको देख
नहीं पाएगा। तो इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंशियल डेटा लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टूडेंट, जब भी हम लोग पेमेंट करेंगे बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, तो ये टोटली प्रोटेक्ट ही रहेगी। किस तरीके से? तो जो भी हम लोग की इंफॉर्मेशन है उसको एनक्रिप्ट किया जाएगा, और जब मर्चेंट के पास या इशूइंग बैंक के पास ये इंफॉर्मेशन आएगी तो इसको डिक्रिप्ट किया जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? नाउ व्हाट इज एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन प्रोसेस, दैट आई ऑलरेडी टॉट यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीग्रिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी यानी हमारी जो इंफॉर्मेशन है टोटल कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, दूसरे यूजर को भी इसके बारे में पता नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है इंटीग्रिटी। इट इंश्योर्स दैट द इंफॉर्मेशन मस्ट नॉट बी accidentally or maliciously alter or tamper in transit। इंटीग्रिटी यानी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है ये एक्सीडेंटली, बाय मिस्टेक या गलती से चेंज ना हो जाए, यानी द रिसीवर शुड रिसीव द सेम मैसेज एज वाज सेंड बाय द सेंडर। जो सेंडर ने मैसेज भेजा है, मान लो कि हाई, बट रिसीवर को आते वक्त अगर वो चेंज होके हो गया बाय, तो ये टोटली कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं होगा, उसको एग्जैक्ट मैसेज रिसीवर को पता नहीं चलेगा। तो इसमें इंटीग्रिटी क्या हेल्प करता है? तो इफ द मैसेज इज ऑल्टर इन बिटवीन द ट्रांजिशन होते वक्त अगर ये मैसेज ऑल्टर हो गया, अगर ये चेंज हो गया, तो इट शुड बी डिटेक्टेड, वो डिटेक्ट किया जाएगा। दिस रिमूव्स द प्रॉब्लम ऑफ मॉडिफाइंग द ऑर्डर क्वांटिटी इन बिटवीन एंड लेटर क्रिएटिंग द पेमेंट प्रॉब्लम। तो ये सबसे पहले क्या करेगा, अगर कोई कस्टमर है वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है प्रोडक्ट, और उसने जो भी क्वांटिटी डाली अगर ये चेंज होती है तो इसको सबसे पहले डिटेक्ट किया जाएगा, और उसके बाद वो डिटेक्ट होने के बाद सही क्वांटिटी वहाँ पे पुट की जाएगी, और फिर आपका पेमेंट इशू होगा, मतलब पेमेंट किया जाएगा। इसकी वजह से जो पेमेंट प्रॉब्लम है वो नहीं आएंगे। राइट स्टूडेंट? अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी, समझ में आया सबको? ओके। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन इट मींस इट इंश्योर्स दैट ओनली ऑथेंटिक यूजर्स आर अलाउड टू यूज द सिस्टम। इट मींस अगर आप कोई भी वेबसाइट पे जाते हो ई कॉमर्स या एम कॉमर्स की, तो उसमें सबसे पहले आपको आपका अकाउंट बनाना ज़रूरी है, कंपलसरी है। बिना अकाउंट के आप कोई भी प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास आपका लॉगिन नेम, लॉगिन यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो द लॉगिन एंड पासवर्ड इज द वन ऑफ द वे टू अचीव ऑथेंटिकेशन। तो इससे ये पता चलता है कि आपको उस वेबसाइट की अथॉरिटी दी गई है लॉगिन करने की, और आप वहाँ से प्रोडक्ट परचेस कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है वो है नॉन रिपुडिएशन। तो नॉन रिपुडिएशन मतलब, तो इट इंश्योर्स दैट द सेंडर ऑफ द मैसेज कैन नॉट डिनाई दैट ही शी हैज सेंड द मैसेज। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपने फ्लिपकार्ट के थ्रू कोई प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, ऑर्डर करने के बाद आपने आपके अकाउंट के थ्रू उसमें आपका होम एड्रेस लिखा है या ऑफिस एड्रेस लिखा है, उसके बाद वो ऑर्डर जब आप प्लेस करते हो तो आपको आपके मेल पे एक मैसेज आता है, एज वेल एज आपके मोबाइल पे भी वो ऑर्डर का मैसेज आता है, राइट? उसके बाद जब वो डिलीवरी आपके घर पे पहुंचती है तो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं ये मेरा ऑर्डर नहीं था, ये किसी और ने मंगाया था, बाजू वाले ने। ऐसा आप नहीं बोल सकते। वाई स्टूडेंट? बिकॉज उसमें आपके पास वो लोग क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, तो आपके मेल पे भी वो मैसेज आएगा, तभी भी आपने डिनाई नहीं किया। जब आपको एसएमएस आया तभी भी आपने डिनाई नहीं किया। तो जब एग्जैक्टली प्रोडक्ट आपके घर पे आता है और अगर आप बोलते कि नहीं ये प्रोडक्ट मेरा है ही नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको एग्री होना पड़ेगा, नहीं ये इन्फॉर्मेशन मैंने ही दी थी। बिकॉज आज के दिनों में काफ़ी लोग ऐसे करते हैं, ऑर्डर मंगा देते हैं और खुद लॉक करके बाहर चले जाते हैं। तो ये नहीं चलेगा स्टूडेंट, आपको वो प्रोडक्ट एग्री करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। बिकॉज जो ई कॉमर्स कंपनी, एम कॉमर्स कंपनी होती है, ये टोटली उस पर पूरा ट्रेस करती है, ट्रैक करती है ऑर्डर को, वो यूज़र को ट्रैक करती है, मोबाइल नंबर को ट्रेस करती है, उसके बाद ही वो ऑर्डर आपके घर पे पहुंचता है। तो जब भी आप लॉगिन करते हो, अकाउंट बनाते हो, तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर पूछा जाता है। क्यों? यानी ये जो यूज़र है ये ऑथेंटिक यूज़र है या नहीं है, इसके पास जो मोबाइल है वो उसी का है या नहीं है। उसके बाद आपको ये एड्रेस डालने का परमिशन देती है, राइट? समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो इट प्रिवेंट्स सेंडर और रिसीवर
from denying a transmitted message when in fact they didn't send it. तो वो ये बोल ही नहीं सकते कि ये प्रोडक्ट मेरा नहीं था. So for example, if the customer denies of sending or purchase order for any reason, then it can be proved that the customer has sent the message. ये प्रूव हो जाएगा कि ये इसी कस्टमर ने भेजा था, फिर भी वो डिनाई कर रहा है. तो इट इज यूजुअली अकम्प्लिश्ड via digital signature or a trusted third party. ओके, और डिजिटल सिग्नेचर यानी डिजिटल सिग्नेचर में आपको यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ. जो भी आपके पास रिपोर्ट कार्ड आता है उस पर जो साइन होती है पर्टिकुलर पार्टी की, तो वो डिजिटल सिग्नेचर है आपका. कोई अगर मान लो कि या आपको जो एसएससी का रिजल्ट इशू होता है या 12th का रिजल्ट इशू होता है, तो उसमें जो साइन होती है वो डिजिटल सिग्नेचर है. कोई एक पर्सन आप कंटिन्यू सभी पे साइन नहीं करता. बट आपको 9th स्टैंडर्ड तक जो मार्कशीट मिलती है तो उसमें प्रिंसिपल साइन करके देता है, क्लास टीचर हर एक रिपोर्ट कार्ड पे साइन करता है. बट अगर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब भी मार्कशीट देने होते हैं तब वहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ होता है. उसी तरीके से अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अगर बढ़ गए जिसको आपके घर पे सेंड करना है तो उस पर जो साइन होती है वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी की या डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है. ओके स्टूडेंट, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स. यानी थ्रेट्स यानी इन शॉर्ट वायरस हम लोग बोल सकते हैं इसको. तो इसको कैसे फेस करना है ये हम लोग अभी डिटेल में देखते हैं. So the most common threats that are faced on internet are malicious code, sniffing, denial of service attack and cyber vandalism, spoofing. तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे. तो सबसे पहला जो थ्रेट्स है वो है हमारा मैलिशियस कोड. मैलिशियस कोड होता क्या है? तो मैलिशियस कोड इज वन दैट कॉजेज डैमेज टू अ कंप्यूटर सिस्टम. ये हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करता है. तो मैलिशियस कोड कैन आइदर एक्टिवेट इटसेल्फ और बी लाइक अ वायरस requiring a user to perform an action such as clicking or something or opening an email attachment. स्टूडेंट, ये जो मैलिशियस कोड है ये खुद से एक्टिव हो जाता है और उसके बाद ये वायरस अगर हम लोग कोई फाइल अटैच कर रहे हैं मेल में या कुछ डाउनलोड कर रहे हैं तो उस वक्त ये दूसरे के कंप्यूटर में या खुद के कंप्यूटर में भी एंटर होता है. तो इट कैन ऑल्सो अफेक्ट अ नेटवर्क, send messages through email and steal information or cause even more damage by deleting file. तो ये जो malicious कोड है स्टूडेंट ये नेटवर्क को भी इसका अफेक्ट हो सकता है. एज वेल जब हम लोग मैसेज सेंड कर रहे हैं, मेल सेंड कर रहे हैं तो उसमें से इंफॉर्मेशन भी ये स्टील कर सकता है और कॉज इवन मोर डैमेज बाय डिलीटिंग फाइल. और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रॉब्लम जो है वो अपने फाइल जो है कंप्यूटर में पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है उसको भी डिलीट कर सकता है, जिसे बोला जाता है मैलिशियस कोड. समझ में आ रहा है? ओके. अब जो नेक्स्ट थ्रेट का नाम है वो है स्नीफिंग. पहला था मैलिशियस कोड, दूसरा हम लोग देखेंगे अभी स्नीफिंग. स्नीफिंग क्या है? तो अ स्नीफर इज अ प्रोग्राम that uses internet to record information that passes through a computer or router and transmit from sender to receiver. स्नीफर एक टाइप का प्रोग्राम है जो क्या करता है, तो इंटरनेट के थ्रू आपकी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है. तो कौन सी इंफॉर्मेशन ये रिकॉर्ड करेगा स्टूडेंट? जो कंप्यूटर से राउटर के थ्रू सेंडर से रिसीवर के पास जा रही है. तो यूजिंग स्नीफर प्रोग्राम इज लाइक टैपिंग द टेलीफोन वायर एंड रिकॉर्डिंग द कन्वर्सेशन. अगर कोई दो पर्सन टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो उनका फोन टैप करना और वो लोग क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं इसको रिकॉर्ड करना, उनको सुनना, उसको बोलते हैं स्नीफिंग. ये टेक्निक हम लोग ने काफ़ी मूवीज़ में भी देखी होगी. जब दो पर्सन बात कर रहे हैं तो उनका रिकॉर्डिंग सुनते हैं और उसके बेसिस पे वो एक्शन लेते हैं. तो स्नीफर प्रोग्राम कैन रीड ईमेल मैसेज, यूज़र लॉगिन, पासवर्ड एंड क्रेडिट कार्ड नंबर. तो जो स्नीफर प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं? तो हम लोग का ईमेल मैसेज रीड कर सकते हैं, लॉगिन इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, पासवर्ड देख सकते हैं या क्रेडिट कार्ड नंबर भी वो देख सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नीफिंग टेक्निक. स्नीफिंग टेक्निक से ये चीज़ें हम लोग की जानी जा सकती है. तो पहला थ्रेड्स हम लोग ने देखा मैलिशियस कोड, दूसरा देखा स्नीफिंग,
तीसरा जो टेक्निक है, तीसरा जो थ्रेड्स है वो है DOS, डैनियल ऑफ सर्विस अटैक। DOS का फुल फॉर्म याद रखना, ये MCQ में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो DOS अटैक इज एन अटैक यूज्ड टू शट डाउन अ मशीन और नेटवर्क, मेकिंग इट inaccessible to its intended user। DOS अटैक यानी स्टूडेंट आपका जो कंप्यूटर है या आपका जो नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा, आपका कंप्यूटर अचानक शट डाउन हो जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा, या मेकिंग इट इनएक्सेसिबल टू इट्स इंटेंडेड यूजर, या आपके साथ जो यूजर एक्सेस कर रहे हैं, आपका डेटा जो एक्सेस कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली इन एक्सेस हो जाएगा, आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो बाय टारगेटिंग द यूजर्स कंप्यूटर एंड इट्स नेटवर्क कनेक्शन or the site which the user tries to access, an attacker may be able to prevent the user from accessing email, website and online accounts like banking or other services that rely on the affected computer। तो ये जो डैनियल ऑफ सर्विस अटैकर है वो अटैकर क्या करेगा, तो सबसे पहले जो ईमेल एक्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, ऑनलाइन अकाउंट एक्सेस कर रहे हैं लाइक बैंकिंग हो गया, अदर सर्विस, तो ये टोटली इस पे इफेक्ट होगा, ये आपका टैप किया जाएगा, रिकॉर्ड किया जाएगा। तो द यूजर्स आर फ्लडेड विथ hundreds and thousands of messages that create traffic problem on the network। स्टूडेंट अभी डैनियल ऑफ सर्विस अटैक और स्नीफिंग में डिफरेंस क्या है एग्जैक्टली? एक्चुअली स्नीफर में आपकी इंफॉर्मेशन टैप की जाती है, आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, बट डैनियल ऑफ सर्विस अटैक जो है इसमें आपको बहुत सारे ईमेल आते हैं, स्पैम हम लोग जिसको बोलते हैं फेक ईमेल, बहुत सारे बार SMS आते हैं, ये आपको इतने इतने पैसे की लॉटरी लग चुकी है, आपको ये लोकेशन पे आना है, इस तरीके से आपको वहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जाता है, बट एक्चुअल में ये होता ही नहीं है। जैसे कि एग्जांपल कि बहुत सारे आपको मैसेज आना है, SMS आना है, या आपको फ़ोन आना है कि आपको इतने दिन की लॉटरी लगी है, या आपको ये टूर का टिकट मिला है, आपको कब जाना है। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, तो इस पे आपको अलर्ट रहना है। इस टाइप के कोई भी अनवांटेड अननोन फ़ोन, अननोन मेल आते हैं, तो आपको ये इसमें ये सावधानी रखनी है कि ये चीज़ आपने अगर वहाँ पे विजिट किया ही नहीं है, अगर आपको इसका मेल आता है तो उसको ब्लॉक कर दो, वहाँ से अनसब्सक्राइब हो जाए, वो मोबाइल नंबर को ब्लॉक करें। तो ये सारी सावधानी आपको रखनी है, और ये हर किसी के साथ होता है स्टूडेंट, ये कॉमन चीज़ें हैं जो हमें पता है, हम लोग इसके बारे में अवेयर हैं, बट इस पर कोई प्रिकॉशन नहीं लेता। मेल आ रहा है आने देते, मोबाइल पे SMS आ रहा है खुश होते हैं, बट एक्चुअल में रियलिटी ये नहीं है। बहुत सारे बैंक कभी भी उनके कस्टमर को फ़ोन नहीं करते, फिर भी हम लोग को ये बार बार सुनने में आता है कि किसी बैंक से फ़ोन आया, वो हमारा पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर डिटेल में पूछते हैं। तो ये कोई भी बैंक कभी भी उनके कस्टमर के साथ नहीं करती। जो भी बैंक के अगर उसका कोई भी प्रॉब्लम है उस कस्टमर का, तो उसको बैंक में बुलाया जाता है। इवन कोई भी कस्टमर जब भी बैंक पर्सन के साथ बात करे तो उसको अपने क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, पैन कार्ड इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी होती है। चाहे आपको कोई भी टूरिस्ट प्लेस से फ़ोन है, चाहे आपको कोई भी गवर्नमेंट के पर्सन से फ़ोन है, आपको कभी भी आपके पैन कार्ड नंबर की, आधार कार्ड नंबर की, बैंकिंग डिटेल शेयर नहीं करनी होती है। अगर ऐसा कोई बंदा पूछता है तो समझ लेना वो आपके अकाउंट की जानकारी ले रहा है। तो ये हमें प्रिकॉशंस रखनी है स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, नेक्स्ट थ्रेड जो है वो है साइबर वैंडलिज्म। साइबर वैंडलिज्म इज द इलेक्ट्रॉनिक डिफेसिंग ऑफ एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट पेज। An attacker replaces the website original content with his or her own content. It is an example of integrity violation. It is the electronic equivalent of destroying property or placing graffiti on someone's photograph. Today, there are so many cases of cyber vandalism where the business content is replaced by ऑफेंसिव मटेरियल। स्टूडेंट साइबर वैंडलिज्म एक्चुअली कैसे टेक्निक है? तो साइबर वैंडलिज्म में क्या होता है, तो ये हम लोग की जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो सेम टू सेम प्रॉपर्टी बनाना, सेम टू सेम प्रोडक्ट बनाना और बेचना, ये आज के दिनों में ज़्यादा चल रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे साइबर वैंडलिज्म। मतलब नाम सेम दिखेगा,
नाम कंटेंट सेम दिखेगा, कलर सेम दिखेगा, बट उसमें जो प्रोडक्ट रहेगा वो ओरिजिनल नहीं रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर वेंडलिज्म। और ये जो है ये कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है, तो बिजनेस कंटेंट इज रिप्लेस बाय ऑफेंसिव मटेरियल। आपका जो बिजनेस कंटेंट है वैसा ही सेम बिजनेस कंटेंट दूसरे लोग बनाएंगे और इसको सेल करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं साइबर वेंडलिज्म। नाउ आवर नेक्स्ट टेक्निक इज स्पूफिंग। Spoofing or masquerading is a pretending to be someone you are not, or representing a website as authentic when it is actually a fake. Student, स्नीफिंग एंड स्पूफिंग, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्नीफिंग में स्नीफर प्रोग्राम रहता है जो आपकी वेबसाइट है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उस पर अटैक करता है। बट स्पूफिंग जो टेक्निक है इसमें एक्चुअली आपको सेम वेबसाइट दिखेगी, बट एक्चुअली वो सेम वेबसाइट नहीं होगी। जहाँ पे भी आप इंफॉर्मेशन फिल करोगे वहाँ पे आपको ये चेक करना है क्या ये ओरिजिनल वेबसाइट है, तभी आपको वो इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये पहचाने कैसे कि ये वेबसाइट ओरिजिनल है या फेक है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी बैंकिंग वेबसाइट हो, ई कॉमर्स एम कॉमर्स की वेबसाइट हो, तो इसको चेक करने के लिए आपको ये ज़रूर देखना है कि यूआरएल में जब भी आप वेबसाइट लिख रहे हो तो वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो, जो यूआरएल है आपका वेबसाइट का नाम उसमें ग्रीन कलर में हाईलाइट हो। दूसरा पॉइंट, जब भी वेबसाइट है तो उसके नाम के आगे HTTPS लिखा होना ज़रूरी है, यानी वो वेबसाइट सिक्योर है। अगर कोई वेबसाइट के आगे नॉट सिक्योर आता है तो यानी उस पर कोई भी इंफॉर्मेशन फिल करने के पहले आपको सोचना है क्या ये वेबसाइट ट्रस्टेड वेबसाइट है, यहाँ पे मैं वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन फिल कर सकता हूँ। और जब भी आपको लगे कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है तो आप इंफॉर्मेशन वहाँ पे फिल कर सकते हैं। बिकॉज nowadays there are many hackers, they are making the same website like a original website and they put on the server, एंड पर्सन जो भी कस्टमर रहते हैं वो क्या वो वेबसाइट पे विजिट करने के बाद वहाँ पे उनकी सारी पर्सनल डिटेल वहाँ पे शेयर करते हैं, जबकि ये सारी इंफॉर्मेशन किसी अटैकर के पास, किसी हैकर के पास जाने के चांसेस है। तो इट इज अ टेक्निक where the attacker tries to assume the identity of another person or system for transmitting with victim side. For example, an attacker can create a fake website as www.gswan.co.in and substitute his IP address for the real website. समझ में आ रहा है स्टूडेंट मैं जो समझा रहा हूँ? एक्चुअली जो अटैकर है वो सेम वेबसाइट बनाएगा, बट जो आईपी एड्रेस है ये वेबसाइट का ओरिजिनल, उसके बदले वो खुद का आईपी एड्रेस डालेगा, जिसकी वजह से जो भी यूजर उस पर विजिट करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन डालेगा वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अटैकर के पास पहुंच जाएगी, जिसमें ऑल द यूजर विजिटिंग टू द रियल साइट विल देन बी रीडायरेक्टेड टू द फेक वेबसाइट, जिसको हम लोग बोलेंगे स्पूफिंग टेक्निक। तो स्टूडेंट आपको ये चारों के चारों थ्रेड्स समझ में आए? अगर कोई भी थ्रेड्स में प्रॉब्लम है आपको नहीं समझ में आया, then you can ask me on my WhatsApp number. Thank you. In next lecture, we will start the topic security measures. Thank you, student. Have a nice day.